ठीक है। अब देखो मूविंग आयरन में क्या होता है कि जैसे ये तुम्हारे पास क्या है, कोई कोर है, ठीक है, इसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी, अंदर क्या होता है, अंदर ये होता है तुम्हारा, अंदर एक लोहे का टुकड़ा होता है। जब तुम लोग इस कुंडली को सप्लाई से जोड़ेंगे तो इसमें NS पोल बनेंगे। लोहे का टुकड़ा हमेशा आकर्षण के सिद्धांत पर ही काम करेगा, चाहे मैग्नेट कोई मर्जी पोल हो, आकर्षित ही होगा ना, ठीक है। लेकिन जो प्रतिकर्षण होता है ना, उसमें पता क्या, इसके अंदर एक तो बाहर तो वो कुंडली होती है, अंदर एक जीव आकार की पत्ती होती है। जीव आकार का मतलब थोड़ी सी तिरछी कट्टी होती है, जिससे यहाँ दिख रहे हैं ना ये। फिर एक तो होती है पत्ती जो इसके अंदर की साइड लगी होती है, और एक पत्ती होती है जो स्पिंडल पर होती है। जब तुम लोग सप्लाई से जोड़ेंगे तो एक अंदर वाली पत्ती में चुंबक बनेगी, और एक जो बीच में तुमने जो स्पिंडल है वहाँ बनेगी। और दोनों में कौन सा सिद्धांत काम करेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों में N बन रहा है तो N ही बनेगा, S बन रहा है तो क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही चुंबकीय क्षेत्र में है। समझ में आई नहीं है। आज सारी क्लास वाला आज थे जितना बंदा बोल रहे सारण में 100 पढ़ाऊंगा। अगर थारो में एक बंदो मान लो कोई बाद में या पहला बैच में ज्वाइन कर नहीं, तो भी हो सकता है कोई अलग तरीके से पढ़ा होगा, उसने थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना, वही सेम सिस्टम। आकर्षण प्रकार जो होता है उसमें केवल एक होता है, इसको सिंगल आयरन बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट। इसमें दो होगा तो डबल आयरन बोल सकते हो। इसमें एक होगा वो चलने वाला लोहा होगा, तो इसलिए इसका नाम है मूविंग आयरन। दूसरे वाले में दो लोहे, एक फिक्स होगा, एक चलेगा, ठीक है। बाकियों में कुंडली चल रही थी, इसमें कौन सा चलेगा, लोहा। सिंबल इसका ये होगा, ध्यान में रखना, ठीक है। अब सप्लाई AC दो चाहे DC दो, चुंबक तो बनेगी, आकर्षित होगा। DC देंगे तो बदल स्थिर बनेगा, AC देंगे तो ये ध्यान में रखना, AC DC दोनों पर काम करेगा। फिर देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तुमने चुंबक बनाई है तो चुंबकीय विधि से। कंट्रोलिंग टॉर्क तुम्हारा इसमें ग्रेविटी कंट्रोल होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें तो स्प्रिंग दिखा रखा होगा, हालांकि इसमें स्प्रिंग नहीं होता, ठीक है। अगर पेपर में सवाल आए तो ग्रेविटी कंट्रोल होता है। और जो अपने यूज करते हैं डैम्पिंग, एयर डैम्पिंग, जिसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं होती उसमें एयर डैम्पिंग ही आएगा, ये ध्यान में रखना। फिर तुम्हारा AC DC दोनों पर स्केल होगी करंट, क्योंकि ध्यान में रखना इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो इसमें लिखा नहीं है, इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो वोल्ट मीटर है तो ये होगा, एम्पियर मीटर होगा तो ये होगा, ठीक है। स्केल चलेगा। AC DC दोनों पर काम करेगा तो RMS मान बताएगा। टॉर्क वेट रेशो लो होगा, घर्षण हानियाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। AC और DC के अंदर इसके शुद्ध मान नहीं होगी, क्योंकि DC पर तम वो लो हानियाँ होती नहीं, AC पर होती है, तो इसकी शुद्धता बाकियों से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरह इसका यूज कर सकते हैं। इसकी स्केल 240 है, 3 मीटर याद रखेंगे, 240, 270 और 300। 240 इसका होगा, 30 जोड़ेंगे तो 270 उसका आ जाएगा, 300 मैं आगे बताऊँगा, इसके बारे में समझ में आई। तीनों टॉर्क दिमाग में आ गए। कौन से AC DC दोनों पर काम करेगा, AC पर काम करेगा, कौन सा मान बताएगा, सारा दिमाग में। 5-6 बातें याद रखनी है। ये अगर तुम्हारे पास 2 मीटर है, मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल, और तुम्हारे को ये बोलते इनकी बताओ पहचान कैसे करो, किस चीज़ से तुम लोग पहचान कर सकते, तुम्हारे पास एक सिंबल, दूसरा टर्मिनल, तीसरा स्केल। स्केल उसका पास होगा, शुरू में उसका एक जैसा होगा। टर्मिनल उसके ऊपर प्लस माइनस लिखा होगा, इसमें कुछ नहीं लिखा होता। अगला देखो, अगला तुम्हारे पास है इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप के अंदर क्या होगा, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। शेडेड पोल मोटर होती है, उसी तरीके से होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ एक कोयल पट्टी होगी और यहाँ एक शेडिंग रिंग है, शेडिंग बैंड या शेडिंग रिंग है। जब तुम लोग सप्लाई से जोड़ेंगे तो एक तो इसका फील्ड चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, एक इसका बनेगा, 2 चुंबकीय क्षेत्र है, तो बीच में जो चीज़ लगी होगी उस पर फोर्स काम करेगा। इसमें 2 वाइंडिंग चाहिए, शेडेड पोल मोटर में यही तो होता है। अब यहाँ एल्यूमिनियम की चक्ति होगी, घूमेगी। अगर मैं इसको DC सप्लाई दे दूँ तो इसमें जो फ्लक्स कटने वाला बनेगा अपने आप, जो इंडक्शन टाइप बनता है वो बनेगा नहीं बनेगा, इसका मतलब AC पर काम करेगा ओनली। तो इंडक्शन का प्रभाव अपने आप फ्लक्स कटना होता है, वो इसके अंदर पैदा होगा, उसके अंदर पैदा। फिर देखो इसके अंदर यहाँ स्प्रिंग दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, डैम्पिंग पता चल गई, कंट्रोलिंग टॉर्क पता चल गया, डिफ्लेक्टिंग पता चल गया। कौन सी विधि से, कौन सी विधि से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कौन सी विधि से, ध्यान रखो यहाँ काम होता ना। ये तुम्हारे पास पता क्या है, डैम्पिंग मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, तो ये क्या पैदा करेगी, डैम्पिंग है। समझ में आ गई। इसका जो टॉर्क होगा वो स्क्वायर में चलेगा या सीधा चलेगा,
क्योंकि एसी पर काम करने वाली जो भी युक्तियां होगी या एसी डीसी दोनों पर उनका स्केयर में ही चलेगा। तो इसका जो चलेगा ये चलेगा स्केयर में। इसका या तो एम्पीयर मीटर बनाओगे, या एम्पीयर मीटर बनाने के लिए वही बात मोटा तार, और वोल्ट मीटर के लिए इसकी स्केल 300 डिग्री तक फैली होती है। ये 3 मीटर है जिनकी स्केल दे रखी है, 240, 270 और 300 इंडक्शन वाले की रहेगी, 240 मूविंग आयरन की रहेगी और कुंडली की 270। स्केल क्रैम्प्ड होगा और ये एसी पर काम करेगा तो कौन सा मान बताएगा? ठीक है, 3 टॉर्क ध्यान में रखना। जो मैं यहाँ बातें बता रहा हूँ बस वही पेपर में पूछेगा, और तो इसमें क्या पूछने वाला है। और कार्य सिद्धांत अगर पूछ ले तो इंडक्शन मोटर के समान है, किसकी तरह? सेडर पोल मोटर की तरह बोल दो ये कोई। और इसमें 2 मैग्नेट है, इसमें कौन सी है? अरे यार क्या लिख दी है? सीरीज मैग्नेट, यू मैग्नेट है। और डायग्राम मेरे गलत बना दिया होगा, 1 सेकंड रुको। एक वो भी तो होता है, चलो ठीक है वो दिखाता हूँ, रुको। इसका डायग्राम दूसरा दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुको। कितनी गई वो? क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा चेंजिंग है, ये तुम्हारा हो जाएगा इधर। वाट मीटर देखा है क्या? इंडक्शन टाइप, वो ये वो ही है बस। ये वाट मीटर के अंदर ये तुम्हारा एनर्जी मीटर है, ठीक है। अब इसका मैं चीज़ बताता हूँ, देखो सारों में चेंजिंग कहाँ कहाँ आती है। ये सारा सिस्टम सेम है और इसको ये निकाल देना बाहर। या तो उस तरीके का होगा या इस तरीके का होगा, इसको बाहर निकालो। एक सेकंड ना, ये डायग्राम भी सही है यार इंडक्शन टाइप में। सीरीज मैग्नेट होगी, यू मैग्नेट होगी, सीरीज और यू ये इसमें होती है। ये यू मैग्नेट है, ये ई मैग्नेट है। इंडक्शन ठीक है, बात तो इसी है। चलो देखो ये है ना तुम्हारा, इसके अंदर पता है क्या होता है? वो सारा सिस्टम सेम ही होता है, या तो उस तरीके से सेटिंग रिंग वाला होगा या इस तरीके से होगा। इसमें यू आकार की मैग्नेट होती नहीं है, ये जुड़ती है समांतर क्रम, ये तो जुड़ गई तुम्हारी। अब देखो अगर ये एम्पीयर मीटर होगा ना तब तो इन दोनों को जोड़ेंगे, सीरीज में 2 टर्मिनल बाहर निकल जाएगा। अगर ये वोल्ट मीटर होगा तो इन दोनों को सीरीज में जोड़कर इसके साथ में अपने क्या करेंगे, हाई मान का रजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, जो तुमने पीछे किया था, ताकि इस वोल्ट मीटर की वजह। ये मोटा तार का होगा, ये पतले तार का होगा, ठीक है, जो यू और में। और ध्यान रखना ऐसी सेम स्ट्रक्चर होती है तुम्हारी वाट मीटर की। वाट मीटर के अंदर क्या होता है कि इन दोनों को देखो या तो यहाँ सीरीज में जोड़ेंगे या समांतर में, क्योंकि या तो ये एम्पीयर मीटर या वोल्ट मीटर है। लेकिन वाट मीटर जो होगा इसको तो जोड़ेंगे अपने समांतर क्रम के अंदर, और इसको कैसे जोड़ेंगे? और जब तुम्हारा वाट मीटर से तुम लोग बनाओगे एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर बनाओगे तो यहाँ पॉइंटर नहीं होगा, वहाँ होगा तुम्हारा ये रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा, जो पुराने टाइम में चक्ती वाले में आता था। तो इसके अंदर काम क्या करना है तुम्हारा सिस्टम, देखो इंडक्शन वाले जितने भी है ना, इंडक्शन एनर्जी मीटर इंडक्शन टाइप होता है। इंडक्शन टाइप वाट मीटर भी होगा, इंडक्शन तुम्हारा टाइप तुम्हारा एम्पीयर मीटर या वोल्ट मीटर भी होगा। या तो वो सेटिंग रिंग वाला सिस्टम होगा या तुम्हारा ऐसा होगा। फिर देखो टॉर्क तुमको मैंने बता ही दिए। फिर है तुम्हारा हॉट वायर। हॉट वायर के अंदर क्या होगा कि एक तार का टुकड़ा होगा जो गर्म होने पर फैलेगा। अब इसका डायग्राम देख लो। इसके अंदर क्या है कि यहां तुमने काम क्या किया, 2 जगह है ना, ये इन दोनों के बीच में एक हॉट वायर बन रहा है जो प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु होती है, ठीक है। ये तुम्हारी चकती है, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ से डायग्राम नहीं दिख रहा। और ये तुम्हारी एक मैग्नेट होती है। इतना मोटा क्या हो गया,
ठीक है, यहाँ तुम्हारी क्या लगी होती है, एक मैग्नेट लगी होती है, ठीक है, जो डैम्पिंग टॉर्क पैदा करती है। देखो डैम्पिंग मैग्नेट है ये। फिर यहाँ ध्यान में रखना, ये एक तुम्हारा फास्फोरस ब्रोंज का वायर मान लो या कोई धागा मान लो, और ये तुम्हारी यहाँ क्या, ये यहाँ इस तरीके से स्प्रिंग लगाता है, ठीक है। अब देखो काम क्या करते हैं, जब इसको सप्लाई से जोड़ेंगे ना तो ये धागा क्या होता है, गर्म होता है। ये स्प्रिंग काम क्या करेगा, इस धागे को देखो, ये धागा, ये यहाँ पर इस तरीके ये धागा ही होता है यार, फास्फोरस ब्रोंज स्प्रिंग लगा रखेगा इसने। एक सेकेंड रुको, वायर है ना, ये फास्फोरस ब्रोंज वायर है क्या, ठीक है चलो वो ठीक है, वो वैसा ही होना चाहिए। तो जब ये इसको खींचेगा ना तो ये इसको क्या करेगा, ये ढीला होगा, तार ढीला होगा तो ये यहाँ इसके साथ बांधी हुई है, ध्यान में रखना, ये इधर बांधी होती है यहाँ पर। जैसे मैं इसका डायग्राम ऐसे बनाता हूँ, देखो ये तार ऐसे होगा, यहाँ ये होगी डिस्क होगा, ठीक है, ऐसे होता है, और यहाँ तुम्हारा एक मैग्नेट होती है। अब काम क्या करेंगे, जब इसको सप्लाई से जोड़ेंगे ना इन टर्मिनलों पर, तो ये तार क्या होगा, ढीला होगा, तो ये स्प्रिंग काम क्या करेगा, इस तार को ऐसे खींचने का काम करता है। तो तुम्हारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो तो तुम्हारा उसमें विधि से उत्पन्न हो रहा है। क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इस स्प्रिंग तो तार तुमने बांधा है वो काम क्या करेगा, गर्म होने पर ढीला होगा, फैलेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा तो वो ढीला होगा, तो ये जो यहाँ जो तुमने वो स्प्रिंग लगा रखी है वो इसको खींचेगा उसको नीचे की ओर, और ये स्प्रिंग उसको इधर की ओर खींचने का प्रयास करेगा। जब प्रयास करेगा तो ये चक्ति तुम्हारी घूमने का काम करती है। देखो जब ये पॉइंटर चलेगा तो ये तुम्हारी चक्ति भी क्या करेगी, घूमेगी। जब चक्ति घूमेगी तो ये जो तुम्हारी मैग्नेट है इसका क्या करेगी, फ्लक्स को काटने का काम करती है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो तो उसमें विधि से उत्पन्न हो रहा है, कंट्रोलिंग तुम्हारा स्प्रिंग पैदा करिए, डैम्पिंग टॉर्क तुम्हारी एडी, क्योंकि एडी करंट में तुम्हारे को कौन सी मैग्नेट चाहिए, परमानेंट। अब देखो उष्मा जो उत्पन्न होती है वो एसी पर उत्पन्न होगी या डीसी पर, दोनों पर, तो ये मीटर एसी डीसी दोनों पर काम करेगा। दूसरा ध्यान में एच बराबर जो होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, एच बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, तो तुम्हारा एच जो होगा वो आई के समानुपाती होगा। इसका मतलब इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो किसके समानुपात में चलेगा, ठीक है, एसीडीसी दोनों पर काम करेगा, एसीडीसी दोनों पर शुद्ध पाठ्यांक देगा। क्यों, क्योंकि हीट जो होती है ना वो एडी करंट, वैसे वो सिस्टम तो इसमें है नहीं, एसी हो डीसी हो सेम हीट उत्पन्न होगी। फिर धारा का आरएमएस मान बताएगा, स्केल इसकी क्रम्ड होगी क्योंकि विक्षेप इसका क्या होगा। और दूसरा ध्यान में रखना ये एम्पीयर मीटर के तौर पर ही प्रयोग होता है। और तीसरी बात ध्यान में रखना ये तुम्हारा धारा किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज की धारा है उसका मेजरमेंट करने का काम करता है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी की करंट है ना, और उसका अगर तुम्हारे को मेजरमेंट करना है तो ये मीटर कर देगा, ठीक है। तो इसका सामान्यतः किसकी तरह यूज करेंगे, एम्पीयर मीटर की तरह यूज करेंगे। तो हॉट वायर ध्यान में रखना क्या होगा कि गर्म तार इंस्ट्रूमेंट होगा, एक तार लेंगे जो गर्म होने पर फैलेगा, जूल के सिद्धांत पर काम करेगा। 3 टॉर्क ध्यान में रखना उसमें विधि, ठीक है। फिर तुम्हारा स्प्रिंग कंट्रोलर, तीसरा तुम्हारा क्या एडी करंट होगा। ये तार किसका बना होगा, प्लेटिनम रेडियम की धातु का बना होगा। ये तुम्हारी एल्यूमिनियम डिस्क होगी, ये तुम्हारा वो मैग्नेट होगा, ये तुम्हारा फास्फोरस ब्रोंज हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारी पुली बोल दो या डिस्क बोल दो, एक ही बात है। और यहाँ इन धागों के बीच में फिर देखो फिर है थर्मोकपल। थर्मोकपल का मतलब समझे, थर्मो का मतलब होता है ताप और कपल का मतलब होता है युग्म, जोड़ा। इसके अंदर काम क्या करेंगे कि तुम्हारे पास 2 अलग अलग धातु की क्या बनाएंगे, जंक्शन बनाएंगे, उनको जोड़ देंगे। तो इसके अंदर एक जंक्शन तो होगी गर्म रखेंगे और एक जंक्शन को क्या रखेंगे, ठंडा। जैसे यहाँ है ना, इसको तो गर्म करेंगे, एक वाला भाग होगा इसको पानी में डुबो कर रखेंगे जिसको करेंगे ठंडा। और यहाँ तुम्हारे पास एक मीटर लगा जिसका नाम कौन सा होगा, इसके बारे में बात करेंगे क्यों लगाया। फिर देखो इसका सिद्धांत है सीबेक का। सीबेक का सिद्धांत होता है, एक होता है पेल्टियर, ये सिद्धांत बहुत काम का है। सीबेक का सिद्धांत ये बात बोलता है कि जब तुम लोग काम क्या करोगे, धातु की जब 2 जंक्शन बनाओगे, एक जंक्शन को गर्म करोगे हीटर की सहायता से, दूसरे जंक्शन को क्या करेंगे, ठंडा। तो उष्मा जो होगा वो गर्म जंक्शन से ठंडे जंक्शन की ओर फैलती है, जाती है, यही होता है। जब उष्मा जाएगी तो इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही दिशा में गति करेंगे, है उष्मा एक ही दिशा में चलती है ना। तुम्हारे कमरे, तुमने कभी देखा कि ऐसी जहाँ ऐसी लगी होती है उनके कमरे कांच के ऐसे बने होते हैं, हवा क्रॉस नहीं आनी चाहिए। अगर तुमने कमरे को खोल दो, पहले एसी चला गो, उसका टेम्परेचर देख लो कितना है,
फिर तुम लोग गेट को खोल के बाद में देखना तुम्हारे को ठंडा महसूस ही नहीं होगा। फ्रिज को कमरे में खोल के छोड़ दो, तुम सोचो कमरा ठंडा होगा, नहीं होगा। कमरे को बंद करना पड़ेगा तब ठंडा होगा, क्योंकि उष्मा गर्म स्थान से ठंडे स्थान क्यों आती है। गर्म चाय देखिए, एक गर्म चाय की प्याली और ठीक समझेगा नहीं, पिलाने वाली हो, ठीक है, लाग जो फिर सिस्टम कर चाहता रहो। अब कहानी क्या होती है कि गर्म चाय तो होती है ठंडी, और ठंडा पानी होता है वो होता है गर्म। कभी सोची ये बात ने? गर्म चाय का टेम्परेचर है ज़्यादा, हीट ज़्यादा है, उष्मा वहां से निकल कर ठंडे स्थान पर जा रही है। आप कभी चाय ठंडी करते थे कि तुमने चाय ठंडी की है, फूंक मारा भी मियाँ, फूंक मारता मारता भी बाप सारी निकाल दिया। तुम्हारे शरीर में हीट है या ताप है, ये बता दो मेरे को। उसमें एक ताप है, मारा तो की नहीं, बस ठंडा हो रहा, ठंड पड़ेगा है। उष्मा होती है, उष्मा के कारण टेम्परेचर होता है। उष्मा निकल गई तो फिर तुम्हारा टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। गर्म चीज होगी जब उसमें हीट निकलती है तो उसका टेम्परेचर डाउन आता है, ठंडी होने का प्रयास करती है, और जो ठंडी होती है वो वहां से उष्मा आती है उसकी ओर। तो इसलिए यहाँ पीएमएमसी लगाया, क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना तो एक ही दिशा में चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना, एसी और डीसी दोनों पर चाहिए उसको, इस जंक्शन को अपने गर्म करेंगे हीटर की सहायता से करें, तो इस जंक्शन को या तो एसी पर करो तो भी डीसी पर करो तो एक ही होगा। लेकिन यहाँ मीटर पीएमएमसी लगाओ तो एसी डीसी दोनों सप्लाई पर काम करेगा। दूसरी बात ध्यान रखना, इसके जंक्शन निकल कांस्टेंट या लोहे कांस्टेंट की बनेगी, और इसमें मीटर जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? पीएमएमसी। फिर देखो एक चीज और देखो, सीबेक के सिद्धांत पर एक ध्यान में रखना, इसका यूज भी अपने काम क्या करता है। अब इसमें टॉर्क वगैरह सारा तुम्हारे को जरूरत ही नहीं है याद रखनी, वो सारा सिस्टम सेम ही चलेगा। बस एक बात ध्यान में रखना कि यह भी काम क्या करता है, एम्पियर मीटर की तरह क्या करते हैं, यूज, ठीक है। दूसरी बात ये भी धारा मापेगा, वो किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज की धारा मापेगा, ठीक है। तीसरी बात ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल ताप डिटेक्ट करने में भी करते हो, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि धारा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है जंक्शन का, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा। तो थर्मोकपल सीबेक का सिद्धांत है कि जब दो जंक्शन को गर्म, एक जंक्शन को गर्म एक जंक्शन को ठंडा करेंगे तो उष्मा का जो प्रवाह होगा वो ठंडे से गर्म जंक्शन की ओर होगा, ठीक है। दूसरा पेल्टियर का सिद्धांत ये बोलता है कि जब तुम लोग किसी चालक में धारा का प्रवाह करते हो तो एक जंक्शन गर्म होगा एक जंक्शन ठंडा होगा, ये उल्टा है एक दूसरे के। कि धारा जब जंक्शन को गर्म ठंडा करेंगे तब तो धारा प्रवाह होगा, जब धारा करेंगे तो जंक्शन एक गर्म होगी एक जंक्शन ठंडी होगी। तुमने दो तार पड़ी है क्या, एक फेज का तार होता है एक न्यूट्रल का होता है। फेज के तार को गर्म तार बोलते हैं जबकि न्यूट्रल को ठंडे तार बोल सकते हो, क्योंकि उसमें पावर लॉस होता है वो फेज के तार में होता है, ठीक है। अब तुम्हारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये लास्ट तुम्हारा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझे, गुलाम ने एक नियम दिया था कि दो आवेश होंगे, उन दो आवेश अगर समान है तो उनके बीच में बल काम करेगा, वो आकर्षण प्रतिकर्षण, और अलग अलग आवेश है तो आकर्षण बल काम करता है, यही होता है, यही सिद्धांत है ना। तो ये ध्यान में रखना कि स्थिर विद्युत जो होगा वो गुलाम के नियम पर काम करेगा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टर होता है जो धुएं के जो कण होते हैं उसको खींचने का काम करता है। थर्मल के अंदर अगर पूछ ले कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टर होता है जो इसी का सिद्धांत पर काम करता है। जब तुम लोग इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो ध्यान में रखना, एक तो फिक्स वेन और एक तुम्हारी कौन सी है, मूविंग है। अब देखो अगर दोनों में सेम पोल बन गए तो ये रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो जो ये है ना ये इसके साथ ये पॉइंटर जुड़ा तो ये घूमेगा, यही होगा रीडिंग देगा। तो इसके अंदर काम क्या करते हैं कि तुम लोग जो चुंबकीय उत्पन्न करते हो, चुंबकीय जो अपना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा करोगे वो चुंबकीय विधि से उत्पन्न, सिर्फ विद्युत विधि से उत्पन्न करोगे, और कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो स्प्रिंग विधि से उत्पन्न करने का काम करते हो। फिर ध्यान में रखना ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका यूज तुम लोग काम क्या करोगे, या तो एसी और डीसी क्या मापोगे, वोल्टेज, वो भी कौन सी, किलो वोल्ट वाली। देखो मिली अगर मापनी है तो पीएमएमसी है, और सीधी वोल्ट 150 मापनी है तो मूविंग आयरन डायनमो टाइप वो सारे हैं। किलो के अंदर मापना है तो दो तरीके, या तो पीटी जोड़ दो और या ये यूज कर लो।
अब पेपर में सवाल आया था आईटी इंस्ट्रक्टर में 132 केवी है और एक तुम्हारे यूपी वाले में था 50 केवी। इस वोल्टेज का मापन करना है तो कौन से मीटर का यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का करेंगे, क्योंकि ध्यान में रखना इन दोनों के बीच में ज़्यादा वोल्टेज होगी तभी इनके अंदर आवेश पैदा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद देखो ये सारे के सारे तुम्हारे पास एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर हो गए। दूसरी बात ध्यान में रखना, इसका जो स्केल चलता है ना वो चलेगा वोल्टेज का स्केल, तो इसकी स्केल नॉन लीनियर होगी, आरएमएस मान को मापेगा, ठीक है। ये थीटा पता कब आता है, कब आता है, जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होता है। डिफ्लेक्टिंग तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क अपना स्प्रिंग है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोनों बराबर है, तो थीटा किसके मान पर चलेगा और ये आरएमएस मान बताएगा। तो ये सारे तुम्हारे एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर हो गए खत्म। हाँ इसमें अंदर क्या डैम्पिंग, रुको डैम्पिंग के लिए एयर फ्रिक्शन का यूज करते हैं, ये सही करवाया था मैंने बाद में, ठीक है। एयर क्या वो फ्लूइड फ्रिक्शन होती है। तो अब देखो तुम्हारे पास एक टेबल बना दूं मैं, याद रह जाएगा। देखो 3 तो टॉर्क लिख रहा हूं मैं और मेरे को सब लोग तुम ही बताओगे। एक तो आएगा डिफ्लेक्टिंग, एक आएगा तुम्हारा डैम्पिंग कंट्रोलिंग और एक आएगा डैम्पिंग, एक आएगी मापन, एक आएगा स्केल, ठीक है, और एक आएगा डिफ्लेक्शन। चलो डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपात में होगा, और यहाँ आ जाएगा स्पेशल जो भी चीज़ होगी। सबसे पहला जो तुम्हारे पास था यहाँ आ जाएगा मीटर, एक लाइन के अंदर सारी चीज हो जाएंगे। देखो पहली चीज तो ध्यान में रखना आएगा पीएमएमसी, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा रेक्टिफायर, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा डायनमो टाइप। डायनमो को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनमो, ईडीएम बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, इलेक्ट्रो डायनमोमीटर, स्थिर विद्युत गतिक। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन सी विधि है सभी के अंदर, एमआई भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इंडक्शन भी लिख देते हैं, कौन सी विधि है सब में चुंबकीय। कंट्रोलिंग टॉर्क बता दो, स्प्रिंग 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 एयर एयर स्प्रिंग। डैम्पिंग आ जाओ, एडी ग्रेविटी होगा ना, एक सेकंड रुको। डायनमो टाइप के अंदर कौन सा था, स्प्रिंग था, और ये ग्रेविटी आ जाएगी, ठीक है। फिर देखो इसके अंदर एडी करंट होगा, रेक्टिफायर के अंदर भी एडी करंट होगा, गैल्वेनोमीटर में भी कौन सा होगा, डायनमो टाइप के अंदर पता कौन सा होगा, एयर, इसके अंदर भी कौन सा होगा, और इसके अंदर कौन सा होगा। ये मापन धारा और क्या करेगा, और ये धारा वोल्टेज और पावर, ठीक है, वाट दोनों करेगा, ठीक है। स्केल इसका ध्यान में रखना, इसका देखो इसका चलेगा आई, इसका चलेगा आई, ठीक है, इसका चलेगा आई का स्केयर, फिर स्केयर फिर स्केयर। तो स्केल शुरू में तो आ जाएगा रेखिक, बाद में आएगा नॉन रेखिक। पीएमएमसी की खास बात है ओनली किस पर काम करेगा, डीसी पर, एसी डीसी दोनों पर। और रेक्टिफायर ध्यान में रखना, ये एक तो रेक्टिफायर प्लस मूविंग कोयल का कॉम्बिनेशन होगा। गैल्वेनोमीटर का ध्यान में रखना, केस बात क्या है कि धारा का दिशा और उपस्थिति का मापन करने में करते हैं, ठीक है। और डायनमो टाइप जो होगा वो किस में काम करेगा, एसी डीसी दोनों में काम करेगा। और ये ध्यान में रखना घर्षण लो हानियों से मुक्त होता है, क्योंकि इसमें कोर जो यूज करते हैं वो वायु कोर का यूज करते हैं। फिर देखो मूविंग आयरन जो होगा ये 2 प्रकार का होगा, एक सिंगल आयरन होगा और एक होगा डबल आयरन। डबल आयरन में दोनों जो आयरन होगी उनके बीच में 20 डिग्री का एंगल रखा जाता है, या ताकि वो क्लॉकवाइज घूमे। रिपल्सन टाइप मोटर होती है ना, उसमें 20 डिग्री एंगल रखा जाता है। जैसे तुम्हारे पास 2 मैग्नेट है, अगर तुमने इसको फिक्स कर दिया और इसको घुमा रहे हो, तो अगर इस 20 डिग्री एंगल यहाँ रखेंगे तो इधर घूमेगी, और यहाँ रखें 20 डिग्री तो इधर घूमेगी, ऐसा ही होगा। इंडक्शन टाइप के अंदर तुम्हारे को बताई दिया आई का स्केयर चलेगा। और फिर ध्यान में रखना जो ये वैल्यू मार्जिन मेजर करेगा एवरेज,
ये करेगा तुम्हारा एवरेज, सॉरी आरएमएस, ठीक है। ये वैल्यू का मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये तुम्हारा हो जाएगा आरएमएस, ये भी आरएमएस और ये भी। फिर तुम्हारे पास था हॉट वायर, ठीक है, एक था तुम्हारे पास थर्मोकपल। इन दोनों के अंदर हो जाएगा तापीय, तापीय, और हॉट वायर के अंदर स्प्रिंग, थर्मोकपल के अंदर भी सेम है स्प्रिंग। इसका तो वो पीएमएमसी वाला सेम ही है, ठीक है। हॉट वायर के अंदर यहाँ यूज करेंगे अपने एडी करंट, मापन करेगा धारा, मापन करेगा हाथ धारा, कौन सी, हाई फ्रिक्वेंसी। स्केल इसका ध्यान में रखना, हॉट वायर का होगा नॉन लीनियर और इसका होगा लीनियर, क्योंकि पीएमएमसी लगा हुआ है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसका चलेगा आई का स्क्वायर और इसका भी चलेगा सीधा आई, ठीक है। स्पेशल पॉइंट तुम्हारे को बता ही दिया, जरूरत नहीं है। फिर देखो, फिर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक ध्यान रखना स्थिर विद्युत विधि है, मतलब कूलाम के नियम पर काम करेगा। स्प्रिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन, और मापन वोल्टेज करेगा वो भी हाई यानी किलो, ठीक है। स्केल नॉन लीनियर और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वोल्टेज का स्केल, ठीक है। और स्थिर गति के सिद्धांत पर काम करता है। ये सारे तुम्हारे एम्पीयर मीटर और वोल्टमीटर खत्म हो गए, ठीक है, याद रह जाइए। अब आ जाओ वाट मीटर के बारे में। तुमने एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर धारा वोल्टेज का मापन कर दिया, अब तुम्हारे को मापन करना है शक्ति का। देखो शक्ति का जब मेजरमेंट करेंगे अपने, एक सेकंड रुको, शक्ति का मेजरमेंट जब तुम लोग करोगे तो तुम्हारे पास वाट मीटर होगा, ठीक है। अब देखो वाट मीटर जो होता है ना, P बराबर VA cos फाई होता है, ये होता है वाट। इसका मतलब वाट मीटर, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर और पावर फैक्टर मीटर तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। SSC JEE 2019 में एक सवाल आया था कि वाट मीटर किसका मिश्रण होता है, तीनों का होगा, ठीक है, एक प्रकार से। इसका मतलब अगर वाट मीटर नहीं तो इन तीनों की सहायता से मापन कर सकते हो। फिर वाट मीटर मापन कौन सी शक्ति करेगा, वास्तविक, वास्तविक शक्ति का दूसरा नाम है एवरेज पावर, ठीक है। फिर ध्यान रखना वाट मीटर में शक्ति मापने की 3 विधियां हैं, इसमें नहीं लिखा गया, चलो देखो 3 विधियां कौन कौन सी है किधर की, ठीक है। एक विधि का तो नाम है तुम्हारे पास 1 वाट मीटर विधि, एक विधि का नाम है 2 वाट मीटर विधि, और शक्ति मापन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक है ना, ठीक है। एक तो तुम्हारे पास मापनी है सिंगल फेज की और एक मापोगे 3 फेज की, ठीक है। वीडियो काटांगे ज़्यादा हो जाएगी, नहीं चल चलाना, देखो ही नहीं। अब आए, एक तो वाट मीटर तो पढ़ लिया। देखो सिंगल फेज के अंदर अगर कहीं शक्ति का मापन करना है तो 1 वाट मीटर का यूज होगा, भले ही संतुलित बोल दे चाहे असंतुलित बोल दे, क्योंकि सिंगल फेज है तो वाट मीटर तो एक ही लगेगा, दो तो ले नहीं सकते। और एक जब लगेगा तो ऐसे लगेगा, यहाँ फेज न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ क्या जोड़ देंगे। अब ये लोड संतुलित है असंतुलित एक ही बात है, ठीक है। फिर 3 फेज के अंदर जो मापन करोगे तुम्हारे पास 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर, 3 है। एक यूज तुम्हारे को पता कब करेंगे, जब बैलेंस कौन सा होगा, संतुलित, लोड कौन सा संतुलित, इसका यूज करेंगे जब असंतुलित होगा, और इसका कब करेंगे जब संतुलित प्लस असंतुलित होगा। ये विधि अगर तुम्हारे को पता है तो ये विधि यूज होती है स्टार में, और ये भी कौन सी होगी, और ये स्टार और डेल्टा दोनों, ये होगा। जो तुम्हारी 2 नंबर विधि है, इस विधि से तुम्हारे को एक फायदा ये मिलेगा कि इससे तुम लोग ध्यान में रखना पावर, पावर फैक्टर और कलांतर तीनों का क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे, इतनी बात दिमाग में है ना, वास्तविक शक्ति मेजर करेगा ध्यान। अगर तुम्हारे को ये पूछ ले कि ये kVAR या इसका मापन करना है तो ये कौन सा मीटर करेगा, अभी बताऊंगा आगे। एक तो होगा तुम्हारा डायनेमो टाइप, पढ़ चुके पहले,
बता दिया मैंने, याद आ रहा है तो। दूसरा इंडक्शन टाइप, इंडक्शन वाला भी मैंने डायग्राम बनाया था, वैसे ही डायग्राम होगा इसके अंदर। देखो इंडक्शन वाले के अंदर डायग्राम इसका नहीं है, देखिए कैसे कैसे कहानी चल गई। देखो इंडक्शन टाइप के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देखो क्या होगा कि यहाँ ई आकार की मैग्नेट होगी, यहाँ यू आकार की मैग्नेट होगी, और ये मैग्नेट होगी करंट कॉइल, और ये मैग्नेट यहाँ, सॉरी यहाँ तुम्हारे पास होगी प्रेशर कॉइल, और यहाँ 90 डिग्री का कलांतर पैदा करने के लिए एक होगी शेडिंग रिंग। ठीक है, बीच में ध्यान रखना एल्यूमिनियम की होगी, यहाँ तुम्हारा एल्यूमिनियम ये फर्म स्पिंडल होगा, और यहाँ तुम्हारा पॉइंटर होगा। ऐसे होता है ये। दो टर्मिनल यहाँ से निकलेंगे, इसके टर्मिनलों को बोलेंगे सी और एम एल सी और, ठीक है। फिर ध्यान रखना इसके जो टर्मिनल होंगे इसको बोलेंगे अपने एम और अमल सी सी में रखेंगे, ऐसे याद रख लेना। अमल किस में रखेंगे? सी सी। इसके अंदर ये होगा, ये इंडक्शन वाला होगा, क्योंकि इन दोनों का फ्लक्स अभी तुमको मैंने बताया था ना, वो सेम ही है। उसके अंदर क्या होगा, या तो उसका एम्पीयर मीटर बनाओगे या वोल्ट मीटर बनाओगे, तब तो इन दोनों को श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब इनको श्रेणी में न जोड़ के इसको समांतर में जोड़ेंगे, इसको श्रेणी में जोड़ेंगे, तब ये वाट मीटर बन जाएगा। तो ये तुम्हारा इंडक्शन टाइप वाट मीटर होगा। ठीक है, और डायनमो टाइप में तुमको मैंने बताया था कि एक तो होगी तुम्हारी कौन सी, ऐसे होगी तो ऐसे होगा। तो इन दोनों के जो टर्मिनल है ये तुम्हारा एम और एल है, इन दोनों के टर्मिनल कौन सा है, सी और एम और सी को कॉमन करके एम एल और सी और वी ऐसे ही करेंगे। एम और सी को कॉमन कर दिया तुमने, यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकाल दिया, ये रहा दोनों कॉमन के लिए। फिर ध्यान रखना, देखो जो वी है ना, वी टर्मिनल कौन सा, ये ना, इस वी टर्मिनल से तुम लोग एक तो इधर लेकर जाओगे और एक इधर लेकर जाओगे। एल और वी यहाँ जो यहाँ जोड़ोगे लोड, और यहाँ जोड़ेंगे सप्लाई। अब देखो ये तुम्हारा एसी डीसी दोनों पर काम करेगा, लेकिन वो कौन सा करेगा, एसी एसी पर। अब एक सवाल देखो, अगर पेपर में सवाल आ जाए कि डीसी पर शक्ति का मापन करना है, कौन से का यूज करेंगे, डायनमो टाइप वाले करोगे इंडक्शन, और एसी डीसी दोनों पर भी पूछ ले तो डायनमो का। एसी का पूछ ले केवल एसी का, तो इस केवल एसी पर ये काम करेगा। और सीधा पेपर में सवाल आ जाएगी एसी पर एसी शक्ति का मापन करने किस मीटर का यूज करेंगे, केवल एसी नहीं सीधा एसी दे दे, तो ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो वाट मीटर समझ में आ गया, टर्मिनल कैसे होंगे। फिर देखो तुम्हारे पास है रेंज बढ़ानी है इनकी। ठीक है, एक तो रेंज बढ़ानी है तुम्हारे को, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो ध्यान में ही है, किसमें, उसका ध्यान में ही है। इस इंडक्शन टाइप का वही है जो भी तुमने उसमें पढ़ा था, किसके अंदर, इंडक्शन टाइप वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर में। चुंबकीय विधि, स्प्रिंग कंट्रोल, एडी करंट, तीनों वो सेम ही है। स्केल इसका स्केल रखिएगा। ठीक है, अब देखो या तो तुम लोग इसके टर्मिनल करेक्शन करोगे ऐसे, या करोगे ऐसे। कैसे करोगे देखो, अभी तुमको मैं बताता हूँ। देखो तुमने वोल्ट मीटर को जब जोड़ा था एम्पीयर मीटर को, तो एक तो विधि ये थी और एक तुम्हारे पास विधि ये थी, ये था ना। अब देखो यहां तुमने काम किया गया, यहां तुम्हारे पास ये सिस्टम इस्तेमाल किया गया कि इस करंट कॉइल को लोड के साथ श्रेणी में जोड़ दिया, या एम्पीयर मीटर को लोड के साथ जोड़ दिया था। दिखला रहेगी। आप बात बताओ, एनएफएल में सवाल आएगा। अब ध्यान में रखना कि ये तुमने कर दिया, तो इसका मतलब इस वोल्ट मीटर इस पीसी को तुमने इसके समांतर में जोड़ दिया। अब बात आती है कि किस विधि का यूज कहां करेंगे। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। देखो अब तुम्हारे को एक बात पता है कि इस कुंडली के अंदर जो फ्लक्स बनेगा किसका, यहाँ वोल्ट मीटर सोच लो कि वोल्ट मीटर है, सोच लिया। वोल्ट मीटर जो होगा वो दो रीडिंग देगा, एक तो करंट की देगा और एक किसकी देगा, लोड की। तुम्हारे को किसकी चाहिए, तुम्हारे को किसकी होनी चाहिए, तुम्हारे पास ये नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये विधि कब काम में लेंगे, जब इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, यानी कि इसका यूज जब करोगे जब भार धारा क्या होगी, कम। जब भार धारा कम होगी तो V बराबर I इंटू आर जो होता है ना, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो क्या है एम्पीयर मीटर का,
कम, धारा कम होगी तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा। इसका मतलब ये वोल्टमीटर तुम्हारे को ओनली किसकी रीडिंग देगा। तो ये इस विधि का यूज कब करेंगे, जब भार धारा का मान कम होगा। उस कंडीशन में तुम लोग काम क्या कर सकते हो कि एम्पियर मीटर जो वोल्टमीटर है जो पीसी कोयल है उसको जो सीसी से पहले जोड़ सकते हो। ठीक है, इस विधि में आ जाओ। अब तुम्हारे पास क्या होगा इस कंडीशन में, देखो क्या होगा कि अगर तुम्हारे भार धारा का मान ज्यादा है तो तुम लोग इसको आगे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आगे जोड़ दिया तो इसकी रीडिंग ज्यादा आएगी और ये वोल्टमीटर तुम्हारे को इसकी रीडिंग दिखाने की तुलना में इन दोनों का रीडिंग तुम्हारे को ज्यादा दिखा देगा। तो इस विधि का यूज कब करते हैं, जब भार धारा का मान क्या हो, ज्यादा हो। ज्यादा होने पर तुम लोग इसको आगे नहीं जोड़ोगे, आगे जोड़ोगे तो तुम्हारा ये जो है ना इस कुंडली के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो ज्यादा बनेगा और ये रीडिंग तुम्हारे को सामान्य मान से क्या देगा, ज्यादा देगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। समझ में बात क्या। फिर देखो वाट मीटर की प्रास बढ़ा दी गई, एक सेकंड रुको यार। अरे समझ में तो आने लग रही है नहीं, क्योंकि पहला पढ़ ली की तो। अरे यार फिर भाई खुल गई है। पहला मैं खोले देखेंगे, सेम ही है मतलब नहीं। चलो फिर अपन कोई और ही काम करना पड़ेगा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। चलो मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तुमने ट्रांसफार्मर के अंदर सीटी पीटी पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर तुमने क्या पढ़ा है, सीटी और पेटी। अब देखो तुम्हारे पास एक मीटर है जिसकी रेंज है 5, जिसकी रेंज क्या है जिसकी रेंज क्या है 5 एम्पियर, और तुम लोग ये चाहते हो कि मैं 10 एम्पियर की धारा माप लूँ उसी मीटर से, तो तुम्हारे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एम्पियर मीटर की अगर रेंज बढ़ानी है तुम्हारे पास दो तरीके, या तो शंट का यूज करोगे और या यूज करोगे सिटी का। या यूज किसका करोगे, सिटी क्या चीज है, ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर जब होगा तो वो एमसी मीटर के साथ जोड़ सकते हो, और जोड़ सकते ना, इसलिए इसका यूज केवल एसी धारा का मापन करने के लिए, एसी एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए करोगे। जो शंट होगा वो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध एसी पर यूज करोगे या डीसी पर, ये दोनों पर। तो इसका यूज आप लोग एसी डीसी दोनों कोई भी मीटर उसके साथ कर सकते हो। अब देखो जब अकेला तुम्हारा ये मीटर था तो इसमें से धारा 5 जा रही थी, तो ये 5 ही मापन कर रहा था। अब तुमने काम के एक पथ और बना दिया, जैसे ही पथ बनाओगे तो यहाँ धारा 5 आ रही थी, अब ये भी कुछ ना कुछ धारा लेगा अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से। एक लैंप ये जला जब तो धारा 1 एम्पियर की चल रही है, जैसे ही तुमने इसको ऑन कर दिया तो 2 पथ बन गए ना, धारा बढ़ गई। जैसे ही तुमने इसको जोड़ दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से जब धारा निकलेगी तो वो 2 टुकड़ों में आएगी। तो पहले धारा 5 आ रही थी, अब तुम लोग 10 भी ले सकते हो, जिसमें से 5 इसमें से जा सकती है और 5, और जब यहाँ से निकलेगी, जब कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। अब यहाँ इस मीटर की कुंडली का कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ से निकलेगी तो एक तो इसकी धारा निकलेगी और एक किसकी निकलेगी, और आगे क्या लगा होगा। तो तुमने काम किया एक प्रतिरोध जोड़ दिया। अब मेरे को दिमाग लगा के मेरे को बताओ कि इसका मान ज्यादा रखोगे या कम रखोगे, क्योंकि ज्यादा रखने पर तो ये धारा का विरोध करेगा, फिर सारी धारा तो इधर जाने का प्रयास करेगी, तो इसका मान होगा कम, और इसकी रीडिंग नॉर्मल, इसका जो प्रतिरोध होगा वो इस मीटर से भी कम होता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में इससे भी कम होता है, हालांकि वो डिपेंड करता है कितनी रेंज बढ़ा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना, नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में कम होगा। फिर ध्यान में रखना, अगर पूछ लीजिए रेजिस्टेंस काम क्या करता है, ये इस अतिरिक्त धारा को बाईपास करता है। अतिरिक्त धारा जो भी आ रही है तुम्हारी उसको क्या करेगा, बाईपास। बाईपास समझ गए, साइड से गुजार दी।
फिर तुम्हारे को ये पता करना है कि इसका मान कैसे निकालोगे। तो दोनों कैसे जुड़े पहले ये बता दो। देखो समांतर में जुड़े तो दोनों पर वोल्टेज क्या होगी, V बराबर क्या होता है I/R। इसकी जब रीडिंग लेंगे तो इसमें धारा जा रही है वो IM और इसका प्रतिरोध कितना है, इसका निकालोगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसकी धारा कितनी, यही होगा। तुम्हारे को वैल्यू किसकी चाहिए, निकाल दोगे, यहां से निकलेगी। दूसरा तरीका देखो क्या होगा, दूसरा तरीका मैं तुम्हारे को डेरिवेशन करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना इसको। एक ही बताऊंगा, दूसरे का नहीं बताऊंगा। फिर देखो तुमने अभी एक चीज देखी, जो शंट जो है तुम्हारा वो क्या है, RSH बराबर आ गया तुम्हारा IM RM और नीचे क्या आया था ISH, ये है ना। अब तुम्हारे को एक बात ध्यान में रखना कि यहां से जो I आ रही है वो दो टुकड़ों में काम करेगी, इधर तो जाएगी IM और नीचे की ओर आएगी वो आएगी ISH, यही होगा, ये होगा। इसका मतलब I बराबर क्या होगा, IM प्लस क्या हो जाएगा I, क्या हो जाएगा। अगर तुम लोग यहां से ISH निकालोगे तो क्या निकालोगे, I माइनस IM निकालोगे। तो मैं यहां काम क्या करता हूँ, इस IM को यहीं छोड़ देता हूँ, RM को यहीं छोड़ देता हूँ, इस ISH की जगह ये लिख दूं, I माइनस क्या लिख दूं। अगर मैं IM को कॉमन ले लेता हूं तो जब मैं कॉमन उठाऊंगा यहां से IM बाहर निकलेगा, तो इस I के नीचे भाग में क्या आ जाएगा IM, माइनस का माइनस, और यहां से IM निकलेगा तो क्या बचेगा, इसको इससे काट दो, ऊपर क्या बचेगा, और नीचे I अपॉन में IM को लिखेंगे N माइनस N-1 और N की वैल्यू है I बटा में। अब मेरे को एक बात बताओ, ये फार्मूला याद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, कौन रहा छोड़ो, याद तो देखो। इस शंट का प्रतिरोध क्या होगा, संख्या को गुणा करेंगे, जब वैल्यू ज्यादा है ये भाग में आएगा बस, जब तुम लोग वर्तक ज्ञात करो तो ये गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग अगर एम्पीयर मीटर की रेंज बढ़ाओगे तो शंट का यूज करोगे, शंट मोटा तार होगा, टर्नों की संख्या कम होगा, काम क्या करेगा, अतिरिक्त धारा को बाईपास, सामान्य इसकी वैल्यू क्या होगी, एम्पीयर मीटर से रेजिस्टेंस से क्या होगी कम। शंट बनेगा किसका, यूरेका या मैग्नीन का, ठीक है। शंट की गणना करने के फार्मूले ध्यान में रखना, एक तो आएगा ये फार्मूला, कौन सा, ये IM RM बटा में ISH, ठीक है। दूसरा RM अपॉन में N-1, N क्या होगा I अपॉन में IM, I क्या है I, अब तुम लोग जो धारा माप रहे हो वो, और IM क्या है जो पहले तुमने मापी थी वो, समझ में आएगी। फिर दूसरा तरीका तुम्हारे पास है सिटी का, जब यूज करोगे तो इसके फार्मूले तुमने जो ट्रांसफार्मर पढ़े थे वो सारा सिस्टम सेम चलेगा, कि इसका गुणक कितना है और तुम लोग धारा मीटर जो रीडिंग कितना दे रहा है दोनों का मल्टीप्लाई करके लाइन धारा निकाल सकते हो। इस विधि का यूज ओनली ऐसे पर करेंगे, इसका दोनों पर कर सकते हो, समझ में आई। फिर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास देखो कौन सा है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है, देखो ये मान लेते हैं 100 वोल्ट का ड्रॉप कर रहे हैं, 100 ही माप रहे हो, तुमने एक और जोड़ दी तो ये 50 करेगा, तो कितनी मापोगे, लगभग 150, यही होगा। अरे ये 100 करे और 50 करे, टोटल कितनी माप सकते हो, यही होगा। अब तुम्हारे को इसकी गणना करनी है, दोनों में क्या चीज सेम होगी, धारा सेम होगी। I बराबर क्या होता है, ये कर दोगे, वैल्यू किसकी चाहिए, पलटी मरवा दो, ये आ जाएगा, ये आने के बाद में ये आ जाएगा। अब तुम्हारे को इसको इसकी फॉर्म में लेकर के आना है, तो देखो कैसे करेंगे। ऊपर तो तुम्हारे पास पड़ा है RM, ऊपर क्या पड़ा है RM, और इनटू में पड़ा है VSE, और यहाँ क्या पड़ा है VM। अब क्या इस VSE की वैल्यू निकालेंगे अपने। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो वोल्टेज होगी वो तो VM होगी, और इस पर होगी VSE, और यहां से यहां तक होगी, टोटल होगी V। तो V बराबर क्या आएगा, VM प्लस क्या आ जाएगा VSE, और तुम्हारे को VSE चाहिए तो क्या आ जाएगा V माइनस VM। वहां I माइनस IM आया था, यहीं आ जाएगा, इस वैल्यू को यहां रख दे, तो RM ऊपर आ जाएगा माइनस V माइनस VM, और नीचे क्या आ जाएगा VM कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा V अपॉन में VM माइनस क्या बचेगा 1, और नीचे क्या बचेगा VM, इसको काट दो, क्या बचेगा RM V अपॉन में VM माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हो N ध्यान रखना वोल्टेज गुणक है इसका।
अब देखो इसको याद कैसे करना है तुम्हारे को। देखो उसमें भाग में है तो इसमें गुणा में, इसमें वैल्यू ज़्यादा आएगी ना इसकी, तो उससे क्या गुणा करेंगे तभी तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये याद रखना। इसका प्रतिरोध ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा तभी करेगा जब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ध्यान में रखना, मीटर के सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ेंगे कॉइल के साथ, ये काम क्या करेगा, अतिरिक्त वोल्टेज का ड्रॉप करता है। वो अतिरिक्त धारा को बाईपास करेगा, ये अतिरिक्त धारा अतिरिक्त वोल्टेज का क्या करेगा कि पहले मीटर 100 ही माप रहा था, तुम्हारे को 150 200 300 मापवानी है, तो एक सीरीज में क्या जोड़ देंगे, यूरेका या मैग्नीन का बनेगा। फिर तुम्हारे को काम क्या करना है, रेंज बढ़ानी है, तो तुम लोग क्या यूज करोगे, पेटे की सहायता से इसकी रेंज बढ़ा सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। कैलकुलेशन कर दो। वी ध्यान में रखना, जो अब वोल्टेज माप रहे हो और वी हम पहले माप रहे थे वो है, ठीक है। ठीक है। अगर तुम्हारे को वोल्ट मीटर की जगह वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर के बाद अगर वाट मीटर की रेंज बढ़ानी है, तो वाट मीटर में अपने प्रतिरोध की सहायता से नहीं, अपने सीटी और पीटी की सहायता से मेजरमेंट करेंगे। समझ में आ गई। सीटी किसके साथ जुड़ेगी, पीटी, वोल्ट मीटर नहीं, प्रेशर कॉइल। देखो ये तुम्हारा है वाट मीटर, ये तुम्हारा क्या है, इस वाट मीटर की ये कौन सी कॉइल है, करंट कॉइल है। इस करंट कॉइल की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके साथ तो तुमने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जुड़ती है लाइन के साथ, तुमने लाइन के साथ जोड़ दिया, और एक इसका दूसरा टर्म जाएगा लोड की ओर, क्योंकि इस प्राइमरी में तो वही धारा जाएगी जो लोड में से जानी चाहिए। जब तुम लोग सिटी का कनेक्शन करते हो तो ऐसे ही तो करते हो, ऐसे ही तो करते हो ना, ठीक है। यहां जोड़ते हो मीटर, ये जो ना ये कुंडली इधर तो जुड़ी होती है सप्लाई के साथ, इधर किधर जुड़ी होती है, क्योंकि इसमें से तो वही जाना धारा जानी चाहिए जो लोड में जा रही है। तो तुमने ये सारा काम तो ऊपर वाला तो वैसे ही कर दिया, नीचे वाले के साथ तुम लोग क्या जोड़ोगे, एम्पीयर मीटर या सीसी जोड़ोगे, तो इसने सीसी की सहायता से एम्पीयर मीटर जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि ध्यान में ना, अब ये कुंडली तो तुम्हारे को धारा दिखाने से रही, कुंडली कोई रीडिंग थोड़ी दे देगी, दे देगी, पंखे की कुंडली रीडिंग दे देगी, लेकिन तुम्हारे सीरीज में एक जोड़ा है तुमने वो तो दे देगा, तो ये दे दी इसने, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे को काम क्या करना है, तुम्हारी जो वोल्ट मीटर जो होता है ना, वो जो पीसी जो होगी वो जुड़ेगी वोल्ट इसके साथ, किसके साथ, पीटी के साथ। पीटी की प्राइमरी वाइंडिंग, जब पीटी को जब तुम लोग जोड़ते हो तो ऐसे जोड़ते हो, दो लाइनें ऐसे जोड़ दिया, और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है यहाँ जोड़ते हो वोल्ट मीटर। इसका मतलब इसकी सेकेंडरी के साथ तुम लोग जोड़ोगे, वो क्या जोड़ोगे, सेकेंडरी के साथ क्या जोड़ोगे, जोड़ दिया। प्राइमरी के साथ क्या जोड़ोगे, सप्लाई, ये प्राइमरी वाइंडिंग है ना, दोनों तरफ क्या जोड़ दी, सप्लाई। अब तुम्हारे को रीडिंग पता करनी है कि इसकी रीडिंग कितनी है, ये कितने वाट का लोड है। तो दिमाग लगाओ, तुमने काम क्या कर दिया, तुमने धारा को भी कम करके वोल्टमीटर को, उसको वाटमीटर को दे दी, वोल्टेज को भी कम करके दे दिया। तो वाटमीटर रियल वैल्यू थोड़ी दिखाएगा तुम्हारे को, वाटमीटर तो वो दिखाएगा जो तो उसकी शक्ति थी, वाटमीटर तो वही दिखा सी नहीं जिगी शक्ति। नॉर्मलाइजेशन नाम सुने क्या, डर बहुत लगा नहीं। देखो नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज होती है ना, एक तो तुमने नंबर लिए थे 50 100 में से, और नॉर्मलाइजेशन में तुम्हारे नंबर बढ़ के 20, कितने हो गए 70। तुम्हारी वास्तविक वैल्यू तो 20 ही है ना, 50 ही है ना, 20 तो तुम्हारे को अलग से दे दिए, तो वो इसे समझ लो नॉर्मलाइजेशन हो गया इसका। तुम्हारे पास एक सिटी का रेशियो और एक पीटी का रेशियो, दोनों का रेशियो आ जाएगा, वाटमीटर की रीडिंग आ जाएगी। अब देखो दो तरीके के सवाल बनेंगे। देखो सवाल करवाया होगा मेरे यहाँ पर, देखो ये सवाल SSC जेईई में आया था। देखो सवाल दे रखा है 15/30, इसका मतलब सिटी की प्राइमरी के अंदर 15 एम्पीयर की धारा जा रही है, सेकेंडरी में 300/600, प्राइमरी वाइंडिंग में 300 और सेकेंडरी में कितना है 600, सॉरी सेकेंडरी में 600 और प्राइमरी इसका सेकेंडरी में 300 और प्राइमरी में कितना है, क्योंकि वोल्टेज को डाउन करके दिखा रहा है ना। वाट मापी की प्रास है 0 से 4500 वाट। जब वाट मापी 30 एम्पियर 600 वोल्ट की से संयोजित किया जाता है तो वह 200 वाट का पठन करता है। इसका मतलब इसने सिटी पीटी से जोड़ दिया। तो तुम्हारे को एक तो सिटी का गुणक निकालना पड़ेगा, एक पीटी का। सिटी का गुणक कितना गया, पीटी का कितना गया, और इसने रीडिंग कितनी दे दी
2000 आ गया, सिट्टी का गुणक पिट्टी का गुणक दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसका मतलब लोड जो वास्तव में 800 वाट का है, लोड का आधा हिस्सा जो है वो कम कर रहा है तुम्हारा सिटी और आधा हिस्सा कम कर रहा है पेटी, उसको 1/4 भाग में कम करके वाट मीटर को दे रहे हैं। दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि सिटी का रेशियो 3:1 अगर पिट्टी का 1 है तो इसका गुणक कितना बनेगा, दोनों गुणा कर देना 8:8। इसका मतलब 1 वाट को 1 वाट, अगर तुम्हारे पास 18 वाट है तो वो वाट मीटर तुम्हारे को 1 दिखाएगा, और ये किस गुणक में कम करें, 18:1 में। समझ में आएगी बात क्या? ठीक है, अलाइन देख लो, प्रतिरोध मापने की विधि, वो वाट मीटर समझ में आ गई, श्रेणी रेंज बढ़ा दोगा। अब तुम्हारे पास है प्रतिरोध का मापन। प्रतिरोध का मापन देखो 3 श्रेणियों में होगा, निम्न प्रतिरोध, मध्यम और उच्च। निम्न का मतलब 1 ओम से कम, मध्यम का मतलब 1 से 100 किलो ओम, और उच्च का मतलब 100 किलो ओम से ज़्यादा। ठीक है, निम्न प्रतिरोध का मापन करने की विधि है केल्विन ब्रिज लॉरेंज विधि। ठीक है, और एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर। मध्यम प्रतिरोध मापने की विधि है प्रतिस्थापन विधि। 2 विधि यहाँ से आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। वेस्टर्न विधि प्रतिस्थापन विधि, अर्थ टेस्टर विधि जो भूमि का प्रतिरोध मापेगा, तो भूमि का प्रतिरोध 1 ओम से कमी नहीं होता ही नहीं है। हाई प्रतिरोध मापना है तो ये आवेश हानि विधि। अब एक ध्यान में रखना, आवेश हानि का मतलब समझ गए क्या? अब पेपर में सवाल आ जाए कि अंग्रेजी में इसको बोलेंगे चार्ज लूज मेथड या चार्ज लॉस मेथड, तो चार्ज को सोच के तुम लोग आवेश मत कर देना। ठीक है, और एक ये ध्यान में रखना लॉरेंज मेथड। ठीक है, हालांकि इनका वर्णन कहीं दिया नहीं है अभी। ठीक है, कहीं कैसे होता है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ से तुम्हारे को एक तो तुमको ये बताने वाला हूँ मेगर के बारे में कि मेगर जो होगा वो कैसे तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो थे एक बार ही देखो, इतनी बात समझ में आई क्या? ये तो ठीक है रे। चलो मैं जन तो सारी इकट्ठी बताई दी। देखो ये ओम मीटर विधि एक सीरीज टाइप का होता है, एक सीरीज टाइप को सीरीज टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मीटर की कुंडली, मीटर ये बैटरी, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, सीरीज में। ठीक है, इसलिए सीरीज। शंट टाइप इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें ये और ये दोनों आपस में कैसे जुड़े होते हैं, समांतर में। इनकी पहचान इसकी स्केल से कर सकते हैं, दूसरा एक ये स्विच की सहायता से कर सकते हैं। अब आगे देखो, ये तुम्हारा जब इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये काम क्या करता है, ये शून्य एडजस्टेबल है, इसकी सहायता से जीरो जो रीडिंग होती है ना उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने। ठीक है, अब काम क्या होगा कि अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, अब सोच के देखो कि अगर यहाँ टर्मिनलों पर वोल्ट वो नहीं है तो इसको बाहर निकाल दो, निकाल दिया। यहां जब कुछ नहीं होगा तो यही होगा, टर्मिनल कैसा होगा, ऐसा ही होगा। टर्मिनल कैसे ओपन, इसमें धारा जाएगी क्या, तो पॉइंटर पता है तुम्हारे को, पॉइंटर पता है तुम्हारे को एक बात पता चल चुकी है कि पॉइंटर जो होता है वो हमेशा कहाँ रहता है, पॉइंटर जो होता है वो यहाँ रुका रहता है, इधर रुकता है ना जब सप्लाई नहीं होती, कुछ नहीं होता तो ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम लोग यहाँ कुछ भी लोड नहीं लगाओगे तो सर्किट में धारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पॉइंटर नीचे ही पड़ा रहेगा। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, इधर क्या दिखाएंगे रीडिंग, जैसे ही तुमने यहाँ काम क्या किया, जैसे ही तुमने यहाँ कुछ लोड जोड़ दिया, मान लेते हैं जोड़ दिया, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो धारा ज्यादा जाएगी या कम, कम जाएगी, तो पॉइंटर यहाँ से इधर की ओर जाएगा, वो कम जाएगा या ज्यादा, तो इधर अनंत की ओर रुकेगा, ये रीडिंग ज्यादा दिखाएगा। अगर इसकी वैल्यू क्या है कम, तो धारा क्या आ जाएगी, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी क्या लगेगा, तो पॉइंटर किधर की ओर रहेगा। अब मेरे को एक बात बता दो, जो रेजिस्टेंस मापा जाता है कौन सी सप्लाई पर मापा जाता है, डीसी पर, यही होता है ना। ठीक है, तुम्हारे पास मान लेते हैं कि क्या है, मीटर है, एम्पीयर मीटर है, वोल्ट मीटर है, वो हमेशा ऑन लोड पर ऑपरेट होते हैं।
सप्लाई चाहिए उनको, इसको कोई सप्लाई नहीं चाहिए। मतलब जो तुम जिस चीज का तुम लोग प्रतिरोध माप रहे हो ना, उस तार में सप्लाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका खुद का स्रोत होना चाहिए। एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर में खुद का एनर्जी सोर्स नहीं होता, लेकिन ओम मीटर जो प्रतिरोध मापते हो तब उसमें होता है, ठीक है। मेगर में खुद का सोर्स होता है, ठीक है। यहाँ बैटरी लगभग 9 वोल्ट की के आसपास यूज करते हैं अपने, ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। ये भी इसमें सवाल आया था कि जो मल्टीमीटर जो होता है ना, जब प्रतिरोध माप मल्टीमीटर में किस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, और वो बैटरी कब काम करती है, जब रेजिस्टेंस मापते हो ना तब काम करती है। हालांकि डिस्प्ले को सप्लाई तो वो देती ही देती है, लेकिन सर्किट में कब कनेक्ट होगी, जब तुम्हारा होगा। सीरीज टाइप के अंदर डायग्राम ध्यान में रहे, इसका अनंत होगा, यहाँ क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड तो होगा अनंत, और राइट साइड क्या होगा, उधर वाले का। LMRC में सवाल आया था, शंट टाइप वोल्टमीटर में शून्य कहाँ होता है, दाएं छोर बाएं छोर कहीं भी मध्य में। देखो अगर ये स्विच नहीं होता, स्विच नहीं होता तो ऐसा ही होता ना, यहां लोड नहीं है, तो इस बैटरी को डिस्चार्ज कौन करती, मीटर की कौन करती, कॉइल कर देती। तो तुम्हारे को एक ऐसा जुगाड़मेंट चाहिए ना कि जब तुम लोग उपयोग करो तभी वो चले। अगर मान लेते ये लैंप है, अगर स्विच नहीं होता, इसको तुमने ऐसे सीधे डाल देते तो एनी टाइम काम करता नहीं, और स्विच लगा दिया तब तुम्हारा जी करेगा, मन करेगा तभी इसको ऑन करोगे, तभी ऑफ करोगे, यही होगा। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये स्विच लगा होगा, ये स्विच काम क्या करेगा, जब उपयोग नहीं होगा तो इसको ऑफ कर देंगे, ये बैटरी से डिस्चार्ज नहीं होगी। अब ये दोनों कैसे जुड़े समांतर में, अब देखो अगर तुम्हारे पास यहाँ कुछ भी लोड नहीं है, तुम्हारे पास यहाँ कुछ भी लोड है, तो सारी धारा किस में जाएगी, तो ये किधर की ओर रुकेगा पैमाना। तुमने स्विच को ऑन कर दिया, ऑन करते ही क्या होगा, सारी धारा किधर जाएगी, इस मीटर में जाएगी, इस मीटर में जाएगी धारा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा, तो किधर रुकेगा, इधर की ओर। और यहाँ तुम्हारे प्रतिरोध ही नहीं है, तो सर्किट कैसा है, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत। तो सुई किधर की ओर आएगी, इधर की ओर, तो ये किधर क्या दिखाएगा। अब जैसे ही तुमने इस प्रतिरोध का मान रखा कम, मान अगर कम होगा तो धारा इसमें क्या जाएगी, ज्यादा, तो प्रतिरोध ये पॉइंटर जो होगा वो इधर की ओर रुकेगा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसमें धारा क्या जाएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, सॉरी इसमें नहीं, इसमें बात करें मीटर में, गलत बता दिया। देखो अगर इसका प्रतिरोध है कम तो इसमें धारा ज्यादा जाएगी, इसमें क्या जाएगी, तो पॉइंटर क्या रुकेगा, इधर क्यों रहेगा ना, इसमें धारा ज्यादा जाएगी, कम जाएगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, तो धारा तो इसमें तो क्या जाएगी, ज्यादा, और इस मीटर की कॉइल में क्या जाएगी, कम जाएगी, तो पॉइंटर इधर क्यों नहीं रहेगा, मतलब प्रतिरोध की वैल्यू कम दिखाएगा। अगर इसकी वैल्यू है ज्यादा तो धारा इस मीटर में ज्यादा जाएगी, और मीटर का पॉइंटर किधर क्यों रहेगा, ठीक है। तो इस थोड़ा सा ध्यान रखना, सीरीज और शंट। अब तुम्हारा मेगर मीटर होता है, उसका पैमाना सीरीज के समान होता है या शंट के समान होता है, सीरीज के समान होगा, ठीक है। शंट जो होगा ये प्रतिरोध मापेगा 1 ओम से कम, मतलब शुद्धतापूर्वक माप सकता है, ये मापेगा 1 ओम से ज्यादा, ठीक है। स्केल पर सवाल बनेंगे, इनके अंदर मीटर कौन सा लगा होता है, तो ध्यान रखना मीटर कौन सा होगा, PMMC। दूसरी बात ध्यान में रखना कि जो तुम्हारा ओम मीटर होगा या मेगर मीटर होगा या कोई भी जो प्रतिरोध मापेगा, इसकी कार्य प्रणाली किस मीटर के समान होती है। सवाल अगर पूछ ले कि एम्पीयर मीटर की कार्य प्रणाली किसके समान है, एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, शक्ति पावर फैक्टर मीटर, कुछ मर्जी दे दे। अगर इसमें धारा जाएगी मीटर में तो ही काम करेगा, लोड में से धारा जाएगी तभी तो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। किसके समान होगी, जब इसके ऊपर कुछ नहीं होगा तो इधर अनंत की शून्य की ओर होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी मर्जी पॉइंटर होगा ना, उसमें पैमाना इधर की ओर ही होगा। अब जैसे तुमने काम क्या कर दिया, उसको देखोगे तो इसकी स्केल किधर की ओर होगी, नो लोड पर तो पॉइंटर नीचे की ओर ही रहेगा ना,
तो वो तुम्हारा किधर की ओर होगा, अनंत होगा, और इधर क्या होगा, 0। तो ये सवाल आया था शून्य कहाँ होता है, तो शून्य होगा तुम्हारा लेफ्ट साइड, बाएं छोर पर। बायां दाएं तो ध्यान है, तो इंग्लिश में देख लिया। अब देखो, ओम मीटर की कार्य प्रणाली एम्पीयर मीटर के समान है, चालू लाइन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। चालू लाइन का मतलब समझे कि उस तार में से धारा नहीं जानी चाहिए। टेक्निकल हेल्पर 2015 में एक सवाल पूछा था कि जब मेगर से इंसुलेशन प्रतिरोध मापते हो तो केबल को किस सप्लाई से जोड़ना चाहिए, डीसी एसी किसी से भी नहीं, तो कोई प्रतिरोध मापने के लिए डीसी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मेगर के लिए सवाल बहुत बार आता है कि मेगर में कौन सा मीटर लगा होता है, पीएमएमसी या मूविंग कॉइल टाइप लगा हुआ। फिर आ जाओ मेगर का डायग्राम देख लो। मेगर का जब डायग्राम देखेंगे तो दो तो इसमें क्या दिखेगी तुम्हारे को, मैग्नेट दिखेगी, दो तुम्हारे को सीसीपीसी दिखेगी, एक सीसीपीसी दिखेगी, और यहाँ इसका स्केल होगा, यहाँ अनंत होगा और यहाँ 0 होगा। ठीक है, ये इसका जनरेटर है। जनरेटर अगर पूछ ले तो कौन सा होगा, सीरीज शंट कंपाउंड कौन सा होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। दो कॉइल होगी, करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल होगी, इंस्ट्रूमेंट मूविंग कॉइल होगा, क्योंकि इसमें घूमने वाली चीज क्या होती है, कॉइल होती है। दोनों कॉइल साथ घूमती है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक, आपूर्ति के लिए सप्लाई लेंगे, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर लेंगे। स्केल किसका होगा, श्रेणी ओमीटर के समान होगा। टर्मिनल 2 होंगे, 3 टर्मिनल वाला भी आता है, उसके बारे में बात करेंगे। आपूर्ति वोल्टेज कम से कम इसकी 100 होगी। ये पेपर आया था, 4 सवाल आए थे किसमें, आरआरबी जेईई 2015 में। सवाल कौन सा था, पहला सवाल था कि इसमें सप्लाई स्रोत कौन सा होगा। दूसरा सवाल था कि इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस विधि से, कंट्रोलिंग टॉर्क किस विधि से पैदा किया जाता है। ठीक है, फिर इसका आया था कि इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है, और एक आया था कि इसमें उपयंत्र कौन सा लगा होता है। एक ही पेपर में 4 सवाल थे। 100, 200, 250, 500, 1000, 1500, ये 5000। 5000 सिटी पिट्टी का जो होता है ना, वो 5000 या 2500 से मेजर किया जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऑपरेटिंग वोल्टेज डिपेंड करेगी तुम्हारे को, कल मैंने बताया था किस बात पर डिपेंड करेगी, केबल की वोल्टता पर। ठीक है, और मेगर को इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं। अब देखो, इस जनरेटर को घुमाओगे तुम लोग, घुमा दिया। अब तुम्हारे पास देखो, एक कुंडली तो है सीरीज में जुड़ी है, एक शंट में जुड़ी है। देखो इस कॉइल को, देखो इस कॉइल को, इसका ये टर्मिनल यहाँ से चढ़ा है ना, इधर की ओर आ रहा है। अब इधर से इसका दूसरा टर्मिनल आ रहा है, ये देखो ये जुड़ा है तुम्हारा इधर की ओर। तो ये कॉइल तुम्हारी पता कौन सी है, पीसी। और इसकी ये कॉइल देखो, इसका एक टर्मिनल तो जुड़ रहा है, देखो यहाँ किधर जुड़ रहा है, ये नीचे जोड़ दिया तुमने यहाँ पर। ठीक है, ऊपर वाला टर्मिनल खुला है जो तुमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो ये करंट की कौन सी कॉइल हो जाएगी, सीसी। अब काम क्या होगा, तुम लोग इसको हैंडल को जब घुमाओगे तो प्रेशर कॉइल में तो वोल्टेज के कारण फ्लक्स बनेगा, घुमाते इसमें क्या बढ़ जाएगा, घुमाते इसमें क्या बढ़ जाएगी, वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ने पर ध्यान में रखना, ये जो तुम्हारी है ना प्रेशर कॉइल, ये इस पॉइंटर को क्या रखेगी, इधर की ओर। तो प्रेशर कॉइल कौन सा पैदा करती है। फिर जैसे ही तुम लोग यहाँ लोड लगाओगे, लोड लगाने पर क्या होगा कि इस करंट कॉइल में धारा का प्रवाह होगा। करंट कॉइल में क्या प्रवाह होगा, तो ये धारा का प्रवाह तो ये क्या करेगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा करेगी। तो पॉइंटर यहाँ से इधर की ओर आएगा। अगर प्रतिरोध की वैल्यू है ज्यादा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम लगेगा, तो इधर की ओर रुकेगा। और इधर क्या लिखा है, और प्रतिरोध की वैल्यू कम है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा, तो पॉइंटर किधर की ओर आएगा। दोनों इसमें ध्यान में रखना, दोनों कुंडलियां 90 डिग्री के अंतराल पर, इस वजह से इसमें डैम्पिंग टॉर्क काम नहीं करता, ये ध्यान में रखोगे। ये सवाल आया था कि कंट्रोलिंग टॉर्क किस विधि से उत्पन्न होता है, तो कुंडली करती है। और कुंडली का अगर प्रकार पूछ ले तो प्रेशर कॉइल करेगी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा पूछ ले तो कौन सी करेगी, करंट कॉइल। अब इसका सिद्धांत पूछ ले किसके समान होगा, तो इसका सिद्धांत वही है जो तुमने डीसी मोटर वाला पढ़ा था, चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करता है। डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, चुंबकीय खिंचाव या इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्शन। अगर वो नहीं दिया तो डीसी मोटर बोलोगे। तो सिद्धांत ध्यान में रखना, क्या लिखोगे तो तुम लोग, लिखा है क्या सिद्धांत, अब ध्यान में रखना किसके सिद्धांत पर काम करता है, डीसी मोटर का। सेम मेगर की वोल्टेज ध्यान में 2 अब इसका यूज क्या करो, या तो इंसुलेशन प्रतिरोध मापोगे, घरेलू वायरिंग में फॉल्ट आ गया, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट जब वायरिंग करते हैं तो उसकी जांच सबसे पहले मेगर से करनी चाहिए। ठीक, फिर ध्यान में ना ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट जांच करने के लिए भी करेंगे केबल के अंदर। और जो लेबोरेटरी के अंदर होता है उसकी 160 आरपीएम पर 500 वोल्ट देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एसएससी जेईई 2014 में सवाल आया था पहले शिफ्ट के अंदर, कि जो लेबोरेटरी के अंदर जो
अपना होता है ना, उसकी सामान्य स्पीड कितनी होती है 160, ठीक है। और मेगर की धारा क्षमता अगर पूछ ले तो 5 से 10 मिली एम्पियर होती है। और है क्या मेगर के बारे में डिटेल? तो मेगर के बारे में ध्यान में रखना, मेगर का नाम मेगर क्यों पड़ा, क्योंकि ये उच्च प्रतिरोध मापेगा और उच्च प्रतिरोध मेगा ओम के अंदर मापता है, इसलिए इसको इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हो। 3 टॉर्क ध्यान में रखना, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। डैम्पिंग काम नहीं करेगा, कंट्रोलिंग ध्यान में ही रखना, पीसी और डिफ्लेक्टिंग वो करेगी। आपूर्ति वोल्टेज मिनिमम जो होती है 100 होती है, लेबोरेटरी के अंदर 160 आरपीएम पर 500, ठीक है। और फिर ध्यान रखना इसका स्केल सीरीज टाइप ओमीटर के समान होगा। अगर पूछ ले पैमाना सीरीज के समान मतलब अनंत जीरो बता देना। अब सवाल आया था, अभी तुम्हारा पेपर आया था उसमें भी, कि मेगर का यूज नहीं करते तो उसके स्केल कहाँ होता है। अभी पीएचडी जेई का एग्जाम हुआ था 2020 में, अंदर 20 तारीख को, उसमें एक सवाल आया था कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर का पैमाना क्या होगा। सॉरी, जब टर्मिनल खुले हो, मेगर के टर्मिनल क्या हो, खुले हो, तो उस समय उसका पाठ्यांक क्या होगा। तो मेगर के टर्मिनल खुले तो कैसे दिखाएगा, नन दिखाएगा, ठीक है ना। और अगर पूछ ले करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल होता है, इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के अंतराल पर 2 कुंडले को ऐसे रखा जाता है, याद रह जाएगा। अगर पूछ ले मैग्नेट कौन सी होती है, तो परमानेंट मैग्नेटों की संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है। जनरेटर अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का शंट मत कर रहे हैं, ठीक है। और मापन इंसुलेशन का करेगा, इसलिए इसका नाम इंसुलेशन टेस्टर DRDO 2015, ठीक है, याद रहिएगा। और मेगर की धारा क्षमता 5 से 10 मिली एम्पीयर होती है, मतलब 5 से 10 मिली एम्पीयर की धारा निकलती है, ठीक है। मेगर के बाद में आ जाओ वेस्टर्न ब्रिज। वेस्टर्न ब्रिज मापन करेगा, ये मीडियम प्रतिरोध का मापन करेगा। 4 भुजाएं होगी, बीच में अपने गैल्वेनोमीटर लेंगे। और गैल्वेनोमीटर क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, 0.00001, यानी कि 1 का पहला 6 जीरो लगा दो, इतनी एम्पीयर की भी करंट चली तो इसकी सुई हिलेगी। इसमें एक चीज़ नहीं दिखा रखी, वो मैं दिखा देता हूँ, देखो। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसके समांतर क्रम के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इसको बोलते हैं शंट। इसका काम पूछ ले अगर क्या करेगा तो भी बताएंगे। देखो, पहली बात तो ध्यान रखना, वेस्टर्न ब्रिज के अंदर एक मीटर लगा होगा, पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर का मध्यम प्रतिरोध का मापन करेगा। ध्यान में रखना, अनुपातिक भुजाएं कौन सी होगी, पी क्यू और पी और क्यू। पी और क्यू के अंदर 3 प्रतिरोध होंगे, 1, 10 और 100, सॉरी 10, 100, 1000, सॉरी 10, 100 और 1000 के 3 प्रतिरोध होंगे। फिर तुम्हारी आती है स्टैंडर्ड भुजा, जिसमें प्रतिरोध का मान तुम लोग चेंज कर सकते हो, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम। वो कुंजी सी निकालते हो ना, जो कुंजी बाहर निकालोगे वो प्रतिरोध सर्किट में कनेक्ट हो जाता है। वही देखा है क्या? और इसकी मानक भुजा जो होती है उसमें 1 से 5000 तक के प्रतिरोध होंगे। और जो चौथी भुजा बचेगी तुम्हारी वो होगी ज्ञात भुजा। सिद्धांत क्या होगा, शून्य विक्षेप विधि, कि जब गैल्वेनोमीटर के सिरों पर विभव 0 होगा, विभवांतर का मान 0 होगा, तो उसमें धारा का मान भी क्या होगा, क्योंकि धारा हमेशा विभव के अंतर के कारण चलती है। जब ये संतुलन अवस्था में होगा तो पी और क्यू का जो रेशो होगा वही एस और आर का होगा। इस कंडीशन में ध्यान रखना, इसको इधर ले जाओ और इसको नीचे ले, कोई फर्क पड़ेगा? नीचे लियो, इन्हें लियो, चेंज कर सकते हो ना। ध्यान में है क्या मैथ का? इधर देखो, मैंने लिखा x बटा वाई बराबर 3/2। इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी सही है। इसका मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब भी सेम ही है। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। अब इसको गुणा करेंगे तो 2x बनेगा, बराबर क्या बनेगा, 3y। इसको गुणा करेंगे तो 2x बनेगा, इधर क्या बनेगा, दोनों बराबर ही है। तो कोई जरूरी नहीं है कि P बटा क्यू और S बटा आर ही तुमने पढ़ रखा है, P बटा S भी आ जाए, क्यू बटा आर है तो भी सही है। ये नहीं दिया तो ये भी दे सकते हैं, मार दो गुणा, तिरछा गुणा कर दो। अब अगर R निकालना है तो Q और S का मल्टीप्लाई होगा और P का क्या होगा, भाग होगा। अब पेपर वाला तुम्हारे को ध्यान रखना, Q और P की वैल्यू हमेशा 10, 100 और 1000 के बीच में ही देगा। अगर बोल दे कि इनमें से कौन सा प्रतिरोध अनुपातिक भुजा में नहीं हो सकता, 100, 200 ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे दे तो 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी प्रतिरोध है। सवाल करवाए दो, सिमन लगा। देखो, P Q S का ये मान दे दिया, कर देंगे।
अब देखो आर इक्वलेंट निकालना है अपने को, तो देखो अपने काम क्या करेंगे, किधर गया रे, देखो आर बराबर होगा Q इंटू एस बटा में क्या था, Q की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू कितनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक चीज और बताई गई है, जैसे ये सवाल है तुमने देखा होगा किताब में भी दिए हुए, करवाऊं कि रहने दो, समझ में आए हो गया। और तो इस पर वोल्टेज निकालना, ये एक वीडियो भेजूंगा देख लेना। अब देखो अगला है तुम्हारा केल्विन ब्रिज, और इसका नाम है केल्विन डबल ब्रिज। डबल ब्रिज का मतलब क्या होगा, इसमें दो ब्रिज बनेंगे, एक तो ये ब्रिज बन रहा है, ठीक है, एक तो यहां से इस तरीके से एक तो ब्रिज बनेगा इन दोनों के बीच में, एक ब्रिज बनेगा यहाँ इनके बीच में। अब काम क्या होगा, जब संतुलन की अवस्था जब आएगी ना, इसका सिद्धांत भी सेम ही है, तो वास्तव में लास्ट में जो तुम्हारे पास बनेगा, देखो इसने ABCD ऐसे लिख रहा है, देखो इसका जो R होता है ना, R वो तुम्हारे पास आएगा P Q इंटू एस बटा में क्या आएगा P, यानी कि लास्ट के अंदर जब तुम लोग कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा। यहाँ ध्यान में रखना, ये P है, ये तुम्हारा Q है, ये तुम्हारा R है, ये तुम्हारा S है, ये यहाँ S होना चाहिए था, यहाँ R होना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, ज्ञात प्रतिरोध हमेशा चौथी भुजा में ही जोड़ा जाता है। अब बात आती है कि इनका काम क्या है, तो इनका काम पता क्या है, ये लास्ट में यहां बढ़ते हैं ऐसे, P अपॉन में शायद आएगा छोटा p, और माइनस आएगा तुम्हारा Q अपॉन में छोटा q। जब संतुलन अवस्था होगी ना, तो उस कंडीशन में यहाँ प्लस आना चाहिए शायद। इसका इनका जो रेशो आएगा वो बराबर हो जाता है, संतुलन की अवस्था में ये दोनों ब्रिज है, इनका रेशो क्या हो जाता है, बराबर। देखो पहले तुम्हारे पास क्या था, एक ब्रिज था, ठीक है, ऐसे एक ब्रिज था। उस कंडीशन में क्या था कि इसका 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 अनुपात सेम आने पर ये हो गया 0। अब की बार तुम्हारे को इनका रेशो भी देखना पड़ेगा कि इनका 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 रेशो सेम है, तभी तुम्हारा ध्यान में रखना ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका वैल्यू 1 आएगी तो इसकी वैल्यू 1, इसकी 10 तो इसकी भी 10, 10 में से 10 गया 0, 0 में प्लस में इधर वाली वैल्यू कुछ मर्जी कर दो तो ये वैल्यू बचेगी, इधर वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 10 में से 10 0 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब लास्ट में जो फार्मूला बनेगा तुम्हारे पास यही बनेगा। अगर तुम्हारे को छोटा p बड़ा p की वैल्यू दे भी देगा ना, तो लास्ट में तुम्हारे कुछ नहीं करना, ये वैल्यू निकालनी। तो इसमें दो ब्रिज बनेंगे तो तुम्हारा पाठ्यांक जो होगा वो शुद्ध मिलेगा। 1 ओम से छोटा प्रतिरोध अगर शुद्धतापूर्वक मापना है तो तुम्हारे पास जो मीटर काम करेगा तो या ब्रिज काम करेगा वो आएगा केल्विन ब्रिज। ठीक है तो ये मीटर थे अपने। फिर है तुम्हारा रेजोनेंस, टाइम देखिए कितना हो गया, आज तो बहुत है क्या, होने क्या, कल मीटर पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो अब तुम लोग एक बार है ना घर जाके एम्पीयर मीटर पढ़ लेना, 2 ही घंटे लगेंगे, सही पढ़ोगे तो। एक चार्ट बना लेना तुम लोग, सारे मीटर लिख देना, ठीक है, PDF तो भेज देंगे, सारे मीटर लिख लेना। ठीक है, सारों में एक तो टॉर्क लिखना है, कौन सी सप्लाई पर काम करेगा, सबके डायग्राम जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार डायग्राम आ जाता है, सिंबल ध्यान में रखना। ठीक है, AC पर मापन करेगा, DC पर करेगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर तुमने जो रेंज बढ़ाने वाले वहां से सवाल करके देख लेना, 2-3, ज़्यादा नहीं करके देना, 2-3 देख लेना बस, और कुछ नहीं हो जाएगा। समझ में आई। अब देखो प्रतिरोध मापना है तुम्हारे पास, प्रतिरोध की 3 श्रेणियाँ, 1 ओम से कम, 1 ओम से ज़्यादा और 100 किलो ओम से ज़्यादा। आराम छोड़ दियो आंसर, मन देखो सर छोड़ दे। 1 ओम से कम है तो इसका मान होगा लो प्रतिरोध। लो प्रतिरोध मापने के लिए एक तो है अपने एम्पीयर मीटर वोल्टमीटर मेथड, ठीक है, ओम मीटर मेथड, लॉरेंज मेथड हो जाएगा, एक केल्विन ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान में रखना 100 किलो ओम से ज़्यादा मापने तो 2 विधियाँ वहाँ से उठा लेंगे, कौन कौन सी, एम्पीयर मीटर वोल्टमीटर और ओम मीटर। एम्पीयर मीटर वोल्टमीटर मेथड में कुछ नहीं होता, वोल्टमीटर की रीडिंग दे दी, एम्पीयर मीटर की दे दी, दोनों को भाग दो, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान में रखना तुम्हारे पास जो चीज़ बचती है वो आती है हाई प्रतिरोध मेगर और एक आवेश हानि विधि है। ठीक है,
फिर ध्यान में रखना मेगर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि मेगर का नाम है इंसुलेशन टेस्टर। अब मैं 2-3 सवाल बताऊंगा, ध्यान में रखना, ठीक है। मेगर के टर्मिनल नॉर्मली होते हैं 2, ई और एल। मेगर के अंदर आपूर्ति स्रोत होगा परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, कम से कम वोल्टेज होगी 100 और हाईएस्ट होगी 5000। CTPT का इंसुलेशन टेस्ट करेंगे तो ध्यान रखना कम से कम 500 वोल्ट 1000 वोल्ट लेनी पड़ेगी। हालांकि वो डिपेंड तुमको पड़ता है, डबल रहते हैं उसकी केबल की जो भी रेटिंग होगी उसके इंसुलेशन की उसका लगभग डबल लेंगे, ठीक है। मेगर के अंदर 3 टॉर्क होंगे, तो डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। डैम्पिंग काम नहीं करेगा, डिफ्लेक्टिंग करेगा करंट कॉइल के द्वारा और कंट्रोलिंग करेगा तुम्हारा पीसी के द्वारा। लेबोरेटरी के अंदर जो मेगर यूज़ करेंगे उसकी जो आरपीएम में स्पीड होती है वो 160 और इसकी जो वोल्टेज होती है 500। मेगर जब सप्लाई काम नहीं कर रही तो उसका पैमाना रहेगा अनंत। इसकी स्केल होती है सीरीज टाइप ओमीटर के समान। टर्मिनलों पर कुछ नहीं जोड़ा तो तुम्हारा होगा अनंत। सिद्धांत अगर पूछ ले तो चुंबकीय खिंचाव या विद्युत चुंबकीय आकर्षण बल के सिद्धांत पर, और आकर्षण यानी कि खिंचाव, आकर्षण का मतलब खींचना ही तो होता है, तो ये खिंचाव सिद्धांत वही है तुम्हारा डीसी मोटर का। अगर 3 टर्मिनल वाला मेगर होता है तो तीसरा टर्मिनल जो तुम्हारा जो पाठ्यांक के अंदर जो त्रुटि जो आती है उस त्रुटि को कम करने का काम करता है, ठीक है। अब बात आती है कि जब तुम्हारा वेस्टर्न ब्रिज था वो शून्य विजय विधि के सिद्धांत पर काम करेगा। पी और क्यू अनुपातिक भुजाएं होगी, 10, 100 और 1000 ओम के इसके अंदर प्रतिरोध होंगे। फिर मानक भुजा जो होगी, जो एस भुजा होगी, एस का मतलब स्टैंडर्ड ही होता है, 1 से 5000 ओम के बीच में प्रतिरोध होंगे। मध्यम प्रतिरोध का मेजरमेंट करेगा, ध्यान में रखना। फिर ध्यान में रखना प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध का परम मापन विधि है। परम का मतलब एब्सोल्यूट, अगर पूछ ले प्रतिरोध मापने की परम विधि कौन सी है तो वेस्टर्न ब्रिज होगी, ठीक है। फिर ध्यान में रखना कि वेस्टर्न ब्रिज के अंदर जो गैल्वेनोमीटर के समांतर में मैंने एक शंट प्रतिरोध जोड़ा था, ठीक है। अब इसको काम कैसे करते हैं देखो, यहाँ एक स्विच लगा होता है, जब तुम लोग रीडिंग लेते हो ना तो इस स्विच को दबाया जाता है। ये क्या होगा कि इसकी सेंसिटिविटी तुमको मैंने बताया था कि 0.1 2 3 4 5 इतने एम्पियर की भी अगर करंट जा रही तो इसकी सुई हिलेगी, क्योंकि ये तुम्हारा मैंने बताया था माइक्रो एम्पियर की धारा को भी क्या करेगा सेंस। क्यों, मीटर कौन सा है, PMC। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये चारों संतुलित अवस्था में भी है ना तो भी इसकी सुई हिलेगी, तो अपना कभी मान ही ले सकते इस हिसाब से, तो इसलिए इसको दबाया जाता है। ये काम क्या करेगा, जो अतिरिक्त धारा जो होती है ना इसको यहाँ से बाईपास करेगा, इसकी वैल्यू, इसका जो R होगा वो इससे क्या होगा, कम होगा। ये ध्यान में रखना। अगर पूछ ले कि वेस्टर्न ब्रिज है उसमें गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम के अंदर एक निम्न मान का रेजिस्टेंस या एक शंट को जोड़ा जाता है, वो काम क्या करता है, तो ये ध्यान रखना, शून्य विक्षेप की स्थिति में या संतुलन की अवस्था में जो अतिरिक्त धारा होता है उसको बाईपास करने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। फिर तुम्हारे पास था फ्रिक्वेंसी मीटर, सॉरी वो था वाट मीटर। वाट मीटर 2 प्रकार के होंगे, एक तो इंडक्शन टाइप होगा और एक तुम्हारा डायनमो टाइप होगा। इंडक्शन AC और AC/DC दोनों। इंडक्शन वाले के अंदर ध्यान में रखना तुम्हारे पास एक ई मैग्नेट होगी, एक यू होगी, यू पर CC लपेट होगा, ई पर PC, ठीक है। वाट मीटर जो होगा वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, VP बराबर VI cos फाई, वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर और पावर फैक्टर मीटर। 4 टर्मिनल होंगे, MLCC में रखेंगे तो ML यानी कि जो M और L टर्मिनल है वो करंट कॉइल के, और C और V प्रेशर कॉइल के। अगर तुमने कनेक्शन उल्टे कर दिए तो तुम्हारा वाट मीटर जो है, देखो CC को हमेशा सीरीज में जोड़ना है, अगर समांतर में जोड़ते तो जल जाएगी वो, ठीक है। अगर तुम्हारा वाट मीटर की सुई इधर जानी चाहिए थी क्लॉकवाइज, अगर नहीं जा रही, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इसका मतलब तुमने करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल से उल्टे कर दिए। तो तुम लोग काम क्या करोगे, जो तुमने M L और C है ना, इन दोनों को शॉर्ट कर रखे, तुम लोग इसको यहाँ से खोलोगे, इस वाले टर्मिनल को तो यहाँ जोड़ दो और इस वाले को यहाँ, तो तुम्हारे पास करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल है, दोनों में से किसी एक के सिरे क्या करोगे, चेंज। जैसे पंखे को उल्टी दिशा घुमाना है तो ये करते हैं, कोई सेम आएगा। और ये बात तुमने वहाँ पढ़ी भी थी 2 वाट मीटर मेथड के अंदर, याद आएगा, है, ठीक है। फिर ध्यान में रखना, तो तुम्हारे पास एम्पीयर वोल्ट वाट मीटर था। वाट मीटर हमेशा ध्यान में रखना वास्तविक शक्ति का मेजरमेंट करेगा, और वास्तविक शक्ति का दूसरा नाम है सत्य शक्ति। वाट मीटर से सिंगल फेज में केवल एक ही वाट मीटर यूज करेंगे। 3 फेज के अंदर पूछ ले तो 3 विधियां तुम्हारे पास, 1 2 और 3। एक जब यूज करेंगे जब तीनों फेजों पर लोड संतुलित होगा। 3 अलग अलग प्रकार के लोड स्टार में जोड़ सकते हो तो स्टार में, ठीक है, या सॉरी सेम में या अलग अलग प्रकार के। अगर तुम्हारे पास 3 वाट मीटर विधि है तो तुम लोग 3 अलग अलग लोड जोड़ सकते हो, स्टार कनेक्शन में जोड़ सकते हो, तो वहां तुम्हारे पास आएगी वो आएगी 3 वाट मीटर विधि। फिर तुम्हारे पास संतुलित और राशन दोनों, तो 2 वाट मीटर विधि। और 2 वाट मीटर विधि के अंदर ध्यान में एक सवाल आया था तुमको, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो।
देखो, एक तो तुम्हारे पास एक वाटमीटर विधि और दूसरी कौन सी है, एक तो एक वाटमीटर विधि, एक है, सॉरी ये तो तुम्हारा, चलो एक वाटमीटर कर देते, 2 वाटमीटर होती है। देखो एक वाटमीटर विधि के अंदर एक सीसी और एक पीसी, इसके अंदर 2 सीसी और 2 पीसी, इसके अंदर 3 सीसी और 3 पीसी, यही होता है। इसके अंदर जब तुम लोग देखते हो ना, तो इसके अंदर एक चीज होती है तुम्हारे को, एक तो चाहिए फेज और एक चाहिए, 2 ही चाहिए, यही होता है, यही होता है, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास सिंगल फेज है जब तो होगा ये, लेकिन अगर तुम्हारे पास 3 फेज होगा तो तुम्हारे पास, ध्यान पता क्या होगा, 3 फेज होगा और एक हो गया न्यूट्रल, और इस विधि का नाम हो जाएगा 3 फेज 4 तार। 2 वाटमीटर यूज करोगे तो इसमें न्यूट्रल का कोई काम ही नहीं है, याद आ रहा है क्या? तो 2 फेजों में तो इसके अंदर ध्यान रखना, एक तो 2 पीस, 2 इसमें, एक तो क्या होगा तुम्हारे, तुम लोग काम क्या करते हो, 2 सीसी 2 पीसी यूज करते हो, और तुम्हारे पास जो वायरिंग सिस्टम होता है 3 फेज 3 तार होता है। हालांकि डेल स्टार में भी यूज करते हो, लेकिन उसका न्यूट्रल यूज नहीं करते अपने, ध्यान में ना। फिर ध्यान में देखो 3 सीसी और 3 पीसी होगा, तब क्या होगा, 3 फेज 4 तार, क्योंकि एक न्यूट्रल का भी अपने आवश्यकता करते हैं। अब देखो, अगर ये तुमने कल भी पढ़ोगे, एनर्जी मीटर में भी पढ़ोगे, अगर 1 वाटमीटर में 1 सीसी 1 पीसी है ना, तो 1 वाटमीटर विधि के अंदर तुम्हारे को पता किस कंडीशन में यूज करेंगे, संतुलन की स्थिति में। और इसका जो इस विधि का नाम हो जाएगा, एक एलिमेंट अगर 3 फेज के अंदर यूज कर रहे हो, तो 3 फेज के अंदर यूज कर रहे हो तब ध्यान में रखना, एक एलिमेंट 3 फेज 4 तार विधि के अंदर इसका यूज करेंगे। अगर सिंगल फेज में यूज करोगे तो 1 फेज 2 तार, 1 फेज होगा, 1 फेज का तार होगा एक न्यूट्रल, तो विधि का नाम हो जाएगा 1 फेज 2 तार। ये तो है सिंगल 3 फेज में। अगर ये सिंगल फेज में होती तो इसका नाम हो जाता 1 फेज 2 तार। कब हो जाएगा, जब सिंगल फेज। फिर देखो तुम्हारे पास है 3 वाटमीटर विधि, ये कब होगा, असंतुलन की स्थिति में, ये होगा जब तुम्हारा असंतुलन होगा, उस कंडीशन में तुम्हारे पास 3 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 3 ही सीसी होगी, 3 ही, और क्योंकि 3 वाटमीटर यूज करेंगे, और ये विधि यूज हो रही है तुम्हारी 3 फेज 4 तार, तो 3 एलिमेंट 3 फेज 4 तार में यूज करेंगे। फिर तुम्हारे पास आता है 2 वाटमीटर विधि, जो संतुलित प्लस असंतुलित। अगर पूछ ले संतुलित और असंतुलित विधि में किसका यूज करेंगे, तुम्हारे पास 2 वाटमीटर यूज करोगे तो 2 एलिमेंट मेथड हो जाएगा, और विधि कौन सी हो जाएगी, 3 फेज 3 तार। ये सवाल आया था इसके नीचे वाला, ठीक है, मैं सेव कर दूं। पेपर की लैंग्वेज समझ नहीं आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है, बाकी पेपर में जो पढ़ रखा वही होता है, ठीक है। पेपर में अपने पढ़ते हैं ना, चीज़ वही होती है, बस समस्या क्या आती है, अपने उस चीज़ को समझ में गलती करते हैं, ठीक है। यूपी पिछले वाला पेपर भेजा था, उसमें देख लेना। तो ये अपना आज का सेशन था, मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।